इन व्यक्ति के बारे में अब तक आप जान ही चुके होंगे, ठीक है, नाम तो सुन ही लिया होगा। और कल का आपने खेला देख लिया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मतलब इस्तीफा हो चुका है। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, मतलब पहले मतलब भूतपूर्व हो चुके हैं, अभी फिलहाल हमारे शिक्षा मंत्री जो होगा प्रहलाद जोशी हैं। तो कौन है वो नेता जिन्हें वह शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी परीक्षा देनी है, मतलब सबसे बड़ी परीक्षा देनी होने का क्या मतलब है कि अभी फिलहाल कंट्रोवर्सी से धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए हैं। नीट 2026 जो पेपर लीक का मामला हुआ, और वैसे भी देश में बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अब इसके बाद अब इनके शासनकाल में पेपर लीक ना हो, इसीलिए इनको चुना गया है। चलो इनके बारे में पूरा जानते हैं कि ये कौन है, क्या ये अपने काम में सफल हो पाएंगे। तो सबसे पहले परिचय इनका हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रहलाद जोशी है इनका नाम, और ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री अतिरिक्त प्रभार, अभी कल इन्होंने संभाला है, यानी 25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये जिम्मेदारी इनको मिली है। ऐसे समय में नियुक्ति की गई है जब शिक्षा व्यवस्था नीट यूजी विवाद से जुड़ी हुई है, और काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। मई 2026 में नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद देश भर में छात्र आंदोलन हुआ, जो 36 दिनों तक चला। इस दबाव में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और फिर इनको चुना गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि इनकी राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। सबसे पहले इनकी शुरुआती जीवन, जन्म इनका होता है 27 नवंबर 1962 को। कौन सा राज्य था? कर्नाटक था, और धारवाड़ क्षेत्र से ये जुड़ाव रखते हैं। राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से सक्रिय थे ये, सक्रियता इनकी शुरू हुई। आरएसएस से वैचारिक जुड़ाव रखते हैं ये, और बाद में बीजेपी से जुड़े। और खासियत इनकी क्या है कि पहले संगठन में मजबूत पकड़ इन्होंने बनाया, फिर चुनावी राजनीति में आए, और फिर संसद तक का सफ़र तय किया। अब चुनावी जो सफ़र था इनका मतलब कैसा रहा, तो ये लगभग 5 बार सांसद रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं। धारवाड़ लोकसभा सीट से कर्नाटक 2004 में लगातार जीते हैं ये, मतलब 2004 से लगातार सांसद बनते हुए आए हैं, और 5 बार सांसद हुए हैं। कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं ये, 2004 से लगातार 5 बार निर्वाचित हुए हैं। उत्तर कर्नाटक में भाजपा का मजबूत चेहरा है ये, और 2009 में कर्नाटक में दूसरे सबसे बड़े अंतर से इन्होंने जो जीता था। शांत स्वभाव व मजबूत संसदीय अनुभव के लिए इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। अब तक कौन से मंत्रालय इन्होंने संभाले ये देखना है। 2014 में इनको मिला था पेट्रोलियम व कौशल विकास मंत्री ये बने थे। 2019 में बने थे संसदीय कार्य, कोयला व खान मंत्री बने थे। 2021 में इनको बनाया था शिक्षा मंत्रालय, इनको मतलब शिक्षा मंत्रालय में पहली बार दिया गया था 2021 में। फिर 2024 में उपभोक्ता मामले और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया था। फिर 2026 में अभी फिर शिक्षा मंत्रालय दोबारा इनको मिला है, ये अतिरिक्त प्रभार के रूप में ज्वाइन किए हैं, ठीक है। याद रखना 2021 में ऑलरेडी बन चुके थे, फिर 2026 में फिर दोबारा इनको मिला, यानी करियर में एक साथ कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाले हुए एक लंबा अनुभव है इनके पास। या उनमें शिक्षा मंत्रालय मतलब बहुत सारे मंत्रालय का इनके पास अनुभव है, उसमें से शिक्षा मंत्रालय भी इनके पास था पहले। अभी उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं ये देखना है। देखो शिक्षा मंत्रालय तो 25 तारीख से इनके पास आ ही गया है। इसके साथ साथ पहले से कार्यरत कौन कौन से, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामला जो था, खाद्य ये जो पीडीएस वगैरह के जरिए दिया जाता है वो, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय मतलब जो क्या बोलते हैं ये, जैसे पवन ऊर्जा वगैरह, मतलब ये मतलब मिला जुला के ये मंत्रालय ये पहले से यहाँ पे कार्यरत हैं। और यानी एक साथ 3 मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास है। शिक्षा मंत्रालय फिलहाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में, याद रखना ये बात, इनके पास जो शिक्षा मंत्रालय है वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में है, ठीक है। इन्हें ही शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया, ठीक है, मतलब क्या रीज़न है। अच्छा ये जरूरी नोट आप समझ लो कि सरकार के अधिकारी मतलब आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों चुना गया है। मतलब यहाँ दिए गए कारण राजनीतिक विश्लेषण उनके अब तक के अनुभव पर आधारित अनुमान है, ना कि सरकारी बयान। मतलब सरकार ने कोई इस पर बयान वगैरह नहीं दिया है, इनके अनुभव ही बताते हैं। मतलब इनके मतलब कुछ राजनीतिक जो विश्लेषण उन्होंने बताया। जैसे पहला, यह एक अनुभवी सांसद है, 20 साल से अधिक का संसदीय अनुभव है। 2 संगठन का मजबूत पकड़ है, बीजेपी के में विश्वसनीय, मतलब संगठन का इनके पास मजबूत पकड़ है बीजेपी का। और संकट प्रबंधन यानी कठिन समस्याओं में काम करने का अनुभव है इनके पास। विपक्ष से काफ़ी अच्छा संवाद करते हैं, संसदीय कार्य मंत्री के नाते सभी दलों से इनका संपर्क रहता है। और प्रशासनिक अनुभव तो है, मतलब क्योंकि कई बड़े मंत्रालय में ये कार्यभार संभाल चुके हैं।
सर आप यहाँ पे देखें सबसे बड़ी चुनौती क्या थी इनकी, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मतलब चुनौतियाँ कौन सी आने वाली हैं अभी परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना, जो अभी इन्होंने कल ज्वाइन किया है। तो आप सोचो क्या चुनौतियाँ आने वाला है, पेपर लीक रोकना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना, नए एजुकेशन जो पॉलिसी मतलब NEP 2020 को प्रभावी कार्यान्वयन करना, मतलब पर और उसके बाद सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाना, डिजिटल शिक्षा, उच्च शिक्षा में रोजगार प्रदान करना और शिक्षकों की कमी को दूर करना, ये इनका प्रमुख चुनौतियां हैं। देखेंगे कि भविष्य में आने वाले समय में कि ये कितना इसमें सफल होते हैं। क्या वे सफल हो सकते हैं? भाई सकारात्मक पक्ष है कुछ कि लंबा राजनीतिक अनुभव है, केंद्र में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं ये, और उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, प्रशासनिक मतलब मजबूत प्रशासनिक समझ है, संगठन दक्षता। लेकिन चुनौतियां तो है भाई इनके सामने, क्यों? क्योंकि शिक्षा क्षेत्र का परिचित अनुभव इनके सीमित है, एक बार ही है, वो भी कुछ टाइम के लिए बने थे। जनता का टूटा भरोसा वापस लाना इनके पास एक चुनौती, परीक्षा सुधार लागू करना और छात्रों का विश्वास जीतना है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे शिक्षा के क्षेत्र में कितनी तेजी से सुधार ला पाते हैं। ठीक है, ये है। अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं क्या करता भाई, मेरा ये तो सवाल होगा शिक्षा मंत्री को, अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो एक तो मैं अगर होता शिक्षा मंत्री तो सबसे पहले मैं पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता। ठीक है, दूसरा क्या होता कि नेशनल डिजिटल एग्जाम सिक्योरिटी सिस्टम में बनाता, और AI आधारित परीक्षा निगरानी होती है, हर ज़िले में आधुनिक सरकारी स्कूल होते हैं, शिक्षकों की जो पारदर्शी भर्ती करवाई जाती, स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देता, क्लास 6 से कोचिंग और AI की पढ़ाई क्लास 6 में ही, और विश्वविद्यालयों को अधिक रिसर्च फंडिंग दिया जाता, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल लैब्स, हर साल सार्वजनिक एजुकेशन परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की जाती। ठीक है, ये मैं बतौर शिक्षा मंत्री अगर होता तो ये सारे कार्य जरूर करता, और भी बहुत सारे काम होंगे जो करता मैं। अगले 2 साल में क्या देखना होगा हमें कि जो बतौर शिक्षा मंत्री हैं वो किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। एक तो परीक्षा सुधार क्या क्या कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की प्रगति कितनी हुई, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता क्या हुआ, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग क्या है, शिक्षा भर्ती, डिजिटल शिक्षा और रोजगार सही शिक्षा, ये इस पर क्या इन्होंने स्टेप उठाया, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। लास्ट में अगर हम निष्कर्ष देखें तो हम यही पाते हैं कि प्रहलाद जोशी एक अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालय साबित हो सकता है क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी हुई है और लोगों का नज़र इन पे ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता, छात्रों का भरोसा और शिक्षा की गुणवत्ता, इन तीनों से सफलता की ही उनके कार्यकाल को परिभाषित करेगी। क्या अनुभवी अब 2-3 क्या एक अनुभव, अब प्रश्न यही है आज के टाइम पे कि रियलिटी में क्या प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा अब तो शुरू हो गई है, तो क्या अनुभवी प्रशासक शिक्षा व्यवस्था बदल पाएंगे, क्या छात्रों का भरोसा वापस आएगा, क्या जॉब पेपर लीक पर लगेगी रोक, ये सब मामला आने वाले समय में हम देखेंगे। और अगर मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।